स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है जो, और जो क्वेश्चन बेस्ड हैं जो एडिक्विटी का एग्जाम हुआ था फेज 13 का, उसके ऊपर। जैसे उसने क्वेश्चन उठाए थे लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे उन टाइप के क्वेश्चन में। उनको देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे हम आपके लिए लेके आए हैं ये वाला दोस्तों पूरा पूरा ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये जनरल अवेयरनेस का। और इसको हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। इस वीडियो में रहने वाला है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसको हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन हमने उठाया है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे उठाया है। ठीक है, इस टाइप से हम सारे के सारे जितने भी इसमें टॉपिक बनेंगे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। मेडिवल इंडिया के पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 इसका 25 क्वेश्चन में अलग होगा। टोटल 50 क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपके एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी कवर होंगे क्योंकि फैक्ट है इसमें, ठीक है ना। वो सारे फैक्ट भी आपको याद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एडीपीटी एग्जाम पैटर्न और एसएससी सीजीएल टायर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा या से मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवाद के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन या मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद एक प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी। विशेष रूप से राजा कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी सरदार को नियुक्त करता था, और जो एरिया होता था वो सरदार को, उसी को बोलते थे, उस एरिया को बोला जाता था, उस क्षेत्र को बोला जाता था फिefdom। ये अपने आप में करेक्ट है, मतलब कि ये क्या है, मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवाद का दोस्तों एक महत्वपूर्ण सिंबल है। उसके बाद मीनार। मीनार दोस्तों क्या होता था, ये होता था घर, घर या महल जिसमें सामंतवादी बोलते थे जिनको, या कहते थे राजा बोलते थे। वो राजा लोग या सामंतवादी जो रहते थे उसे बोलते थे मीनार, उस घर को बोलते थे मीनार। ये भी अपने आप में ठीक है। सर्फ, सर्फ वो किसान होता था जो इनके अंडर में रह के ये कोई जमीन का हिस्सा दे देते थे किसानों को खेती करने के लिए, जिससे किसान वहाँ पे सारे दिन इनके अंडर में रह के काम करते थे, इनके लिए फसल उगाते थे, तो उसे बोला जाता था, उन किसानों को बोला जाता था सर्फ। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्ष की मृत्यु के बाद ललितादित्य ने कुछ समय के लिए कनौज और पंजाब पर नियंत्रण कर लिया था। अब ध्यान रखेंगे ललितादित्य, ये दोस्तों कश्मीर के करकोट वंश का एक शक्तिशाली शासक था। की जानकारी हमें मिलती है कल्लन की जो बुक थी राष्ट्रंगिनी, उससे जानकारी इसकी हमें मिलती है, प्राप्त होती है। और मोस्टली कह सकते हैं जो भी फेमस जो कश्मीर के शासक रहे हैं उनकी ज्यादातर जानकारी कहाँ से मिलती है, कल्लन की बुक राष्ट्रंगिनी से ही मिलती है। ये स्टेटमेंट अपने अपने करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। ललितादित्य कश्मीर का शासक था, वो मैं बता ही चुका हूँ, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या राष्ट्रकूट साम्राज्य में राष्ट्रपति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका वैसी ही थी जैसी भूमिका अफ्रीका द्वारा पाल और प्रतिहार साम्राज्य में निभाई जाती थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पाल तथा प्रतिहार साम्राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रदेशों में प्रांत प्रांत को भुक्ति कहते थे और मंडल को जिला कहते थे। तो इनमें इनको डिवाइड किया गया था, और किसी प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था, उपरी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे गवर्नर को कहा जाता था। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में क्या कहा जाता था, उपरी का। और वैसे ही राष्ट्रकूट में दोस्तों क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति। ठीक है, भूमिका दोनों की सेम होती थी। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में पटाला विषय के नीचे वाली इकाई थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। पाल और प्रतिहार साम्राज्य में पटाला विषय के नीचे वाली इकाई थी, और जो इनका जो उद्देश्य होता था वो राजस्व और वसूली कानून व्यवस्था पर कुछ ध्यान देना होता था। ठीक है, पटाला का मतलब ये है। तो ये अपने आप में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है, राजाराम चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, पहला तो गलत। ठीक है, ध्यान रखेंगे चोल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, विशाल्य को माना जाता है। तो विशाल्य को, ये गलत है। टोंड ई मंडलम चोल साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये टोंड ई मंडलम जो दर्शाता है, ये दर्शाता है दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु को।
ठीक है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को दर्शाता था। और इनके जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था, इससे क्या हुआ था? बाहर हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। से जो इनका दोस्तों जो प्रमुख क्षेत्र था, इससे बाहर था। ये स्टेटमेंट गलत होगी। दोनों गलत होगी, तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा डी, ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें बताना हमें निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के संबंध में सही है? पहला है मंडप। तो मंडप के रिगार्डिंग हमें बताना है, मंडप किसे कहते थे? तो आप ध्यान रखेंगे, गर्भगृह के सामने स्तंभों वाले विशाल फर्श को मंडप कहा जाता था। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? अपने आप में ये क्या है? मैचिंग करेक्ट है। विमान गृह होता था, उसके ऊपर कई मंजिल होती थी। मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी और उसी को कहा जाता था विमान। ठीक है? उस शैली को क्या कहा जाता था दोस्तों? विमान कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ठीक है। इंद्रिय सतह के शीर्ष पर मंजिल उसे बोलते थे विमान। या कह सकते हैं गर्भगृह के ऊपर जो 5-7 मंजिल होती थी, उस शैली को क्या कहा जाता था? विमान। गोपुरम। बाहरी दीवार में उन द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। ठीक है? तीनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन-सा गिल्ड विदेशी व्यापार से जुड़ा या जुड़े थे? गिल्ड का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रारंभिक मध्यकाल में विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को क्या कहा जाता था? गिल्ड कहा जाता था। ठीक है? उनके कह सकते हैं व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? समूह को, उनके ग्रुप को गिल्ड कहा जाता था। इसमें दोस्तों दोनों के दो, नाना देशी और मणिग्रामन, दोनों के दो गिल्ड आते हैं, या कह सकते हैं व्यापारी, दोनों के दो व्यापारियों के समूह हैं, विदेशी व्यापारियों के समूह हैं, जो इसमें हम कहते हैं इंक्लूड करते हैं। इन्होंने क्या किया था? विदेशी व्यापार में भाग लिया था, कह सकते हैं। ये अपने आप में दोनों के दो क्या है? गिल्ड से जुड़े हैं। गिल्ड विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं दोनों के दो। नवादश श्रेणी ये गिल्ड की उपजाति मानी जाती है। ठीक है? क्या मानी जाती है दोस्तों? गिल्ड की उपजाति इसको माना गया है, लेकिन ये व्यापार से संबंधित नहीं थी। ठीक है? ये व्यापार से, ट्रेड से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 1 और 2 दोनों क्या है? विदेशी व्यापार से दोनों के दोनों तो गिल्ड क्या है? विदेशी व्यापार से जुड़े हुए, ना कि 3। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ। कौन से शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, ये जुड़े हुए हैं प्रारंभिक मध्यकाल से। ठीक है? प्रारंभिक मध्यकाल में जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस अवधि के दौरान शूद्रों को सामाजिक स्थिति में दोस्तों, शूद्रों का जो सामाजिक स्थिति में उनका शूद्रों का सुधार हुआ, लेकिन उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उनको लेकिन कह सकते हैं उनको नाम देना, जन्म, मृत्यु, इनकी पात्रता मिल गई थी। ठीक है? और उसी को कहा जाता था, इन अनुष्ठानों को कहा जाता था स्मार्ट। ठीक है? इन अनुष्ठानों को, ये जो उनको क्या मिली थी? पात्रता मिल गई थी, वो नाम रख सकते थे, मृत्यु, जन्म, इनकी पात्रता उनको मिल गई थी शूद्रों को, तो उसे कहा जाता था इन अनुष्ठानों का। दोस्तों इन अनुष्ठानों का सेट है ये, स्मार्त अनुष्ठानों का सेट, जो मतलब कि वो अनुष्ठान करते थे, उनको क्या कहा गया है? स्मार्त किया गया है, वो नामकरण करते थे। ठीक है? कह सकते हैं नाम देना, जन्म देना, उसे बोला जाता था। इनके जो अनुष्ठान होते थे, उसे बोला जाता था अनुष्ठानों का सेट, और उसे कहते थे स्मार्त। उसके बाद अनुलोम। अनुलोम होता था जब एक उच्च जाति के पुरुष का विवाह होता था निम्न जाति की महिला से, उसे बोला गया है अनुलोम। इसका उल्टा मतलब कि निम्न जाति का पुरुष और उच्च जाति की महिला, तो उसे बोलते थे प्रतिलोम। ठीक है? अनुलोम उच्च जाति का पुरुष का विवाह होता था प्रारंभिक मध्यकाल में, इससे निम्न जाति की महिला से, तो उसे बोला जाता था अनुलोम। तो कह सकते हैं एक प्रकार का क्या था? ये विवाह था। अंत्यंत। क्या है दोस्तों? ध्यान रखना है, प्रारंभिक मध्य युग के दौरान दलितों की जो स्थिति थी, वो शूद्रों से भी बदतर थी। वो काम करते थे चमड़े का, कह सकते हैं मृत जानवरों का चमड़ा उतारना, मैला ढोना, इस टाइप के काम रहते थे, और उन्हें कहा जाता था अछूत। क्या बोलते थे? अछूत बोलते थे। और अछूत अछूत या कहते थे, उनको बोला जाता अंत्यंत। अंत्यंत का दूसरा नाम क्या है? अछूत। ये अपने आप में मैचिंग सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डी। नंबर 8, शाहनामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते हैं, यह तुर्की भाषा में फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है? ये लिखी गई थी, लिखी तो फिरदौसी ने थे। फिरदौसी कौन था दोस्तों? फिरदौसी था महमूद गजनी का दरबारी। उसने लिखी थी इसको, फिरदौसी ने इस बुक को लिखा था, शाहनामा को।
और लिखा था इसने फ़ारसी भाषा में, ध्यान रखना है कि कौन-सी लैंग्वेज में लिखा था, फ़ारसी में। शाहनामा का अर्थ होता है राजाओं की पुस्तक, ठीक है? इसको लिखा था फिरदौसी ने कौन-सी लैंग्वेज में, फ़ारसी में। ये गलत है। शाहनामा की रचना गज़नी के महमूद ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे, गज़नी का महमूद किसको कहा जाता था? फिरदौसी को। यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने में करेक्ट है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, फिरदौसी ही क्या है? गज़नी का महमूद। ये अपने आप में ठीक है। ये था दरबारी था और क्या था? गज़नी का महमूद इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट होगी स्टेटमेंट ये होगी डी, केवल डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? प्रारंभिक, मध्यकालीन, मध्ययुगीन, राजपूत राज्य, अक्षेत्र। गढ़वाल, कन्नौज, चतरा, कलचोरी, जबलपुर, परमार, मालवा, तोमर, दिल्ली। तो यहाँ पे दोस्तों क्या ये अक्षेत्र है, ये प्रारंभिक मध्यकालीन राजपूत राज्य है। तो आप ध्यान रखेंगे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए थे। उनमें से ये अपने आप में ठीक है, गढ़वाल, कन्नौज, कन्नौज में कौन से आए थे दोस्तों? गढ़वाल आए थे, कलचोरी में जबलपुर, कलचोरी जबलपुर में और परमार मालवे में, ठीक है? ये सारे के सारे राज्य हैं, मध्ययुगीन राजपूत राज्य हैं और ये एरिया है, क्षेत्र है। तोमर कहाँ थे फेमस थे? ये दिल्ली, ठीक है? ध्यान रखना है दिल्ली में कौन थे? तोमर थे। तो सारे के सारे अपने आप में जो करेक्ट हैं यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा इसका ऑप्शन 4 डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ममलूक राजवंश के संबंध में गलत है? दोस्तों ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में ये पहला राजवंश था और गुलाम वंश था। गुलाम वंश को क्या बोला गया है? ममलूक वंश, ठीक है? इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता-पिताओं से पैदा हुई संतान। ये अपने आप में करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और इस राजवंश को इलबरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है? इलबरी या इलबारी, राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है, सारे के सारे अपने आप में स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, ध्यान रखना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगामी शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है यह सल्तनत प्रशासन में प्रमुख पदों पर कायम 40 तुर्की प्रमुखों का एक समूह को दर्शाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है? तुर्क चहलगामी की शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश क्या था? दामाद था तुर्कदीन ऐबक का, इसने इसकी शुरुआत करी थी और ये था 40 तुर्की प्रमुखों का एक समूह। ये अपने आप में ठीक है। इल्तुतमिश के बाद चहलगामी अन्य मामलुक सुल्तानों के लिए एक समस्या बन गई। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी, ठीक है? ये जो 40 लोगों का समूह था, ये अपने आप को ही प्रमुख समझने लगे थे, जैसे कि रज़िया सुल्तान, ठीक है? इनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे निर्दयपूर्वक भंग कर दिया गया। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। इसको सबसे बड़े फसाद की जड़ किसने समझा था? बलबन ने। इसको खत्म किया था बलबन ने। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, 1 और 2 क्या है? सही है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में दीवान-ए-अर्ज निम्नलिखित में से किस विभाग को दर्शाता है? ध्यान रखिए दिल्ली सल्तनत में 4 मुख्य विभाग थे। एक था दीवान-ए-विजारत। दीवान-ए-विजारत दोस्तों ये था द्वितीय शक्ति थी जो फाइनेंस पैसों से रिलेटेड जो मुकदमे होते थे, वो इससे सुलझने का काम कहाँ होता था? दीवान-ए-विजारत में। उसके बाद दीवान-ए-ईसा दीवान-ए-ईसा रिलेटेड था पत्राचार से, न्यूज़पेपर से कह सकते हैं। दीवान-ए-अर्ज ये रिलेटेड था सैन्य विभाग से। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चौथा था दीवान-ए-रिसालत। ये क्या था? एक धर्म संबंधी विभाग था, दीवान-ए-रिसालत। तो आपको ध्यान रखना है, दीवान-ए-अर्ज किससे रिलेटेड था? ये संबंधित था सैन्य विभाग से। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का स्थापक था दोस्तों, ठीक है? खिलजी वंश का स्थापक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये स्टेटमेंट गलत है। उसने कुलीनों के उनके विद्रोही तेवर को दबाने के लिए कठोर उपाय किए, ये अपने आप में ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे दोस्तों, ये भी ठीक है। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि किस कह सकते हैं दी गई थी और ये क्या था? कह सकते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो किसके समकालीन था? बहुत सारे हैं जिनके समकालीन था ये।
मोस्टली आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही इनको रणथंबोर अभियान पर लेके गया था अपने साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 2-3 करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, ज़ियाउद्दीन बर्नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन-सा सही है? क्या कहता है? उसने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही लिखा। आप ध्यान रखेंगे ज़ियाउद्दीन बर्नी है 1285 से लेकर 1357 तक तुगलक काल के एक धर्मशास्त्री थे और इन्होंने क्या लिखा था? तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। ये अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न कार्यों को समझने के लिए उसका लेखन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों अपने आप में ठीक है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जैसे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने बाज़ार नियंत्रण नीति, वो सारी चीज़ें बनाई थी। इन चीज़ों को समझने के लिए ठीक है, ये दोस्तों क्या है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही क्या है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि बाज़ार नियंत्रण, कृषि सुधार, हिंदुओं को दंडित करना, ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये क्या है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये मत सोचना आप, ध्यान रखेंगे टाइम पीरियड क्या है 1285 से 1357। काफ़ी लंबे टाइम तक रहा था ये, ठीक है? कई जो कह सकते हैं कई सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासक थे, उनका टाइम पीरियड में उनके बीच में ये रहा था। तो यहाँ पे इसकी जो बुक है, इसको समझने में भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन-सा सही है ये आपको बताना है। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशील मामलों पर रिपोर्ट करने वाले खुफिया अधिकारियों को बरी दिखाया जाता था। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना आपको दिल्ली सल्तनत के 4 महत्वपूर्ण विभाग थे, मैंने जो बताया था आपको और उसके अलावा अन्य विभाग भी थे। शासकों ने खुफिया एजेंटों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बरीदों के नाम से तैनात किया था, ताकि उनको पता चल सके कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है? तो उन्हें क्या कहते थे, जो खुफिया थे और इस इन चीज़ों का ध्यान रखते थे, उन्हें कहते थे बरीद। ये ठीक है, ध्यान रखना आपको। वकील एक दर शाही कारखानों के प्रभारी थे, तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक विभाग जिसे बोलते थे दीवाने बंदगान ये स्थापित किया था, जिसमें स्थायी कार्यशालाओं के लिए दासों को उसने नियुक्त किया था, अपने दास नियुक्त के उनको नियुक्त किया था और उन कारीगरों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था उनको कारीगर के रूप में और इन सभी गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को बोलते थे वकील ए दर। तो ये अपने आप पे स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? वकील ए दर किसके शासनकाल में होता था ये पता फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में होता था। उसके जो दास थे, उनको नियुक्त किया जाता था क्या? उनको प्रशिक्षित करने के बाद नियुक्त किया जाता था वकील ए दर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, बन्नी हट्टी का युद्ध इतिहास में निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए जाना जाता है? हट्टी का युद्ध इतिहास में निम्नलिखित कारणों में किसके लिए जाना जाता है? आप पहले खुद से ट्राई करें क्वेश्चन, ठीक है? हर क्वेश्चन को यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य का ये माना जाता है पतन, ठीक है? ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य को फैमिली और उसके उत्तराधिकारी राज्यों जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आदि से लगातार लड़ना पड़ा। विजयनगर साम्राज्य के शासक और मंत्री अक्सर इन उत्तराधिकारी राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़वाते रहते थे। इन राज्यों ने दोस्तों ठीक है विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ कह सकते हैं 1565 में तालीकोटा के साथ बन्नी हट्टी में विजयनगर को एक भारी हार देने के लिए आपस में हाथ मिला दिया था और इस युद्ध में विजयनगर राज्य के मंत्री राजा को पकड़ लिया गया था और उसे मार डाला गया था। राजधानी हम्पी को तहस नहस कर दिया गया था और इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा अब हम्पी से बाहर, ठीक है? तो यहाँ पे जो होगा इसे बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17, बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन आपको बताना है कौन सी कथन सही है। बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन वैष्णव संत चैतन्य के समकालीन थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे चैतन्य के समकालीन थे। इसका पहले का आपको ध्यान रखना है। तो बांग्ला भाषा थी, बांग्ला लैंग्वेज थी, उसके लिए जो बेस्ट टाइम माना जाता है, ये माना जाता है 1400 और उस टाइम जो सुल्तान था, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन था दोस्तों, ठीक है? शासनकाल किसका था? किसका था? सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल था और ध्यान रखेंगे, ये हिंदुओं को बहुत सम्मान देता था।
इन्होंने हिंदुओं को बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त किया था इसने और इसने ही ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध वैष्णव संत जिनका प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य जिनका टाइम पीरियड था 1486 से लेके 1534 तक। माना जाता है ये इसके प्रति काफ़ी सम्मान प्रदर्शित करता था, काफ़ी सम्मान देता था इनको, ठीक है? और ये क्या था, आपस में इनके समकालीन था, ठीक है? तो कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन वैष्णव संत अन्य क्या थे, समकालीन थे, इनको ये बहुत सम्मान देते थे। इनका जो टाइम पीरियड था मैंने बताया 1493 से लेके 1519 और इनका टाइम पीरियड है 1486 से लेके 1534, ठीक है? तो ये इनके क्या था, समकालीन था। दूसरा कहता है उड़ीसा के गजपति शासकों ने पुरी के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है ध्यान रखिए, गलत है। उड़ीसा के गंग वंश ने कोणार्क में प्रसिद्ध पुरी मंदिर का क्या कहते हैं सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये स्टेटमेंट बोलते हैं। ये कहता है गजपति शासक। गजपति शासक नहीं थे, क्या शासक कौन से वंश था दोस्तों ध्यान रखना है, गंग वंश के शासकों ने। तो तीसरा कहता है उड़ीसा के गंग शासक का विजयनगर राज्य के साथ संघर्ष था। ये भी क्या है स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कोई संघर्ष नहीं था, ये गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है भारत में पहली बार तुर्कों द्वारा बड़े पैमाने पर मेहराब और गुंबद के निर्माण की वास्तुकला तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने दोस्तों क्या किया था ध्यान रखना आपको, इन्होंने सबसे पहले मंदिरों और अन्य वर्तमान इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित करना शुरू किया था और इन्होंने अपने खुद के भवनों का निर्माण भी किया था। अपने इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराब और गुंबद का इस्तेमाल किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेहराब और गुंबद की स्थापत्य विशेषताएं अरबों की देन है। आप इसका ध्यान रखेंगे मेहराब और गुंबद पहले से भारतीयों को दोस्तों ज्ञात थे ये, लेकिन बड़े पैमाने पर भारतीय इनका उपयोग नहीं करते थे इन कलाओं का, ठीक है? तो ये ना तो तुर्कों की देन है, ना ही ये अरबों की, तो ये गलत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट केवल स्टेटमेंट एक ही क्या है सही है, ध्यान रखना आपको राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट थी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसने हकीक-ए-हिंदी ग्रंथ लिखा था? इसका राइट आंसर होगा हकीक-ए-हिंदी ग्रंथ लिखा था अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने और ये क्या थे एक सूफी संत थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। क्वेश्चन नंबर 20 बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है वह तैमूर का वंशज था। ये दोस्तों बच्चे-बच्चे को पता होगा, ये स्पष्ट है। तैमूर का 5वां वंशज था। ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। दूसरा पानीपत और चंदेरी की लड़ाई जीतने के बाद उसने खानवा की लड़ाई में राणा का सामना किया। तो देखो पानीपत की लड़ाई और उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद 1527 में 1528 में उसने लड़ाई लड़ी थी चंदेरी के युद्ध की। किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्या इसने कहता है कि खानवा का युद्ध की लड़ाई में राणा संत का सामना किया चंदेरी की लड़ाई जीतने के बाद। तो चंदेरी का बाद में हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसने अपना संस्मरण सुजू के बाबरी लिखा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड 1 और 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 मध्ययुगीन प्रशासन में कानून निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध था? का संबंध था ध्यान रखना आपको अकबर के शासनकाल में पूराश्रम प्रशासन से। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 मध्य युग में दक्कन के संदर्भ में देशमुख शब्द निम्नलिखित में से किसको या किसे दर्शाता है? अब ध्यान रखेंगे दोस्तों मध्य युग में दक्कन के संदर्भ में दक्कन की राजनीति में मराठाओं का महत्व बढ़ गया था और इसमें ये ध्यान रखेंगे आप जो देशमुख था, देशमुख दोस्तों दर्शाता है अधिकांश शक्तिशाली जमींदार ही क्या थे? देशमुख थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन मुगलों के इतिहास में बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे तो नूरजहां थी जहांगीर के निर्णयों को गहराई से ये क्या करती थी? इम्पैक्ट करती थी। उसके निर्णयों के ऊपर जहांगीर इसकी सारी बातें मानता था और इसके नाम पे सिक्के भी जारी किए गए थे और इसे ही बादशाह बेगम की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नूरजहां। बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता था किसको? नूरजहां को।
क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म उचित रूप से सम्मिलित है? पद, किसान का प्रकार। यहाँ पे दर्शाया गया है मध्यकाल के दौरान ग्रामीण समाज किसानों के विभिन्न वर्गों को। इसको दर्शाया गया दोस्तों मध्यकाल के दौरान ग्रामीण समाज किसानों के विभिन्न वर्गों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है? जो उनकी भूमि होती थी उनके पास उसी के आधार पर ठीक है? वो क्या थे अलग-अलग वर्ग में आते थे। ध्यान रखेंगे जिन किसानों के पास ज़मीन थे उनके मालिक कहलाते थे खुदाकासत किसान। ठीक है? जिनके पास दोस्तों ज़मीन का खुद का स्वामित्व होता था। तो इसका ये आएगा ठीक है। ज़मीन भूमिहीन वाले किसान को आप ध्यान रखेंगे कमीन मतलब जिनके पास भूमि कम थी, उनको अछूत या कमीन बोला जाता था। उन किसानों को ठीक है? तो ये आएगा उन किसानों को बोलते थे कमीन या भूमिहीन। पुजारी जो अपनी ज़मीन पट्टे पे दे देते थे, ठीक है? तो उसके मुजारिम के लिए आएगा पट्टेदार। सारे के सारे ठीक है, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर का मकबरा सासाराम में स्थित है। दोस्तों सासाराम में किसका है? बाबर का नहीं है, किसका है? शेरशाह सूरी का। बिहार के सासाराम में, ये गलत है। बाबर को बाग लगाने का शौक था। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ध्यान रखना आपको, ये ठीक है। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर के बगल में बहुत सारे बाग लगवाए थे। ये ठीक है। तो ओनली टू करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहते हैं गुरु हरगोविंद अकबर के समकालीन थे दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ध्यान रखिए गुरु हरगोविंद समकालीन थे किसके? जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। हाँ, जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे इनके। ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है? कहता है अकबर के समकालीन थे, गलत है। शेख अहमद सरहिंदी जहांगीर का समकालीन था। ये स्टेटमेंट ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी सूफियों की रूढ़वादी नक्सीवादी शाखा का एक अनुयायी था और ये समकालीन था जहांगीर के। ये ठीक है। तुलसीदास शाहजहां के समकालीन थे। तुलसीदास दोस्तों ध्यान रखेंगे एक हिंदू वैष्णव संत और कवि थे और ये समकालीन थे अकबर के। ठीक है? ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखना है दोनों ने अपना जो महत्वपूर्ण जो दिन बिताए थे, ठीक है? ज़्यादातर 16वीं शताब्दी के अंदर। तो ये दोनों ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? गलत होगी। ये कहते हैं शाहजहाँ के समकालीन थे, ये भी गलत होगी। तो राइट आंसर कौन-सा होगा? ओनली 2 इज़ करेक्ट कह सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट ओनली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी के अष्टप्रधान का नेतृत्व पेशवा करता था। ध्यान रखना है इनका नेतृत्व करने वाले को क्या बोलते थे? अष्टप्रधान का नेतृत्व करने वाले को बोलते थे पेशवा। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। मराठा सरदारों और प्रमुखों को भूमि राजस्व अनुदान दिया जाता था जिसे सरंजाम कहा जाता था। ध्यान रखना है ये भी स्टेटमेंट अपने में करेक्ट है। पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखिए गलत है। गलत इसका मतलब ये है क्यों है गलत मैं बता देता हूँ। तो पेशवा पद है ये दक्षिणी राज्यों के समय से चलती आ रही एक संस्था थी। जैसे कि उदाहरण के लिए मलिक अंबर अहमद नगर राज्य का दोस्तों क्या था? पेशवा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये कह रहे हैं किसने स्टार्ट किया था? मराठा द्वारा स्टार्ट किया गया था, सृजित किया गया था, ये गलत। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 सदनी प्रणाली निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? राइट आंसर होगा आपको ध्यान रखना है 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान एक नई उत्पादन व्यवस्था का विकास हुआ जिसे बोला गया है ददनी प्रणाली। ठीक है? जिसे बोला गया है ददनी प्रणाली। तो ये क्या थी दोस्तों? एक उत्पादन प्रणाली थी, कह सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम था। इसमें कई तरह की खेती की जाती थी, कपास की, नील की, रेशम की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।